गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मास्टर कुमार फ्रॉम BHU एग्रीकल्चर। और ये सुबह का सेशन है जिसमें कि हम एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। और इस वीडियो में हम आपको एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी का डिस्कशन करने वाले हैं। और उससे पहले आपको हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने वाले हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इट मे बी हेल्पफुल फॉर यू। तो देखिए, आपके पास अभी 40 to 45 डेज है, ठीक। तो इन दिनों में आपको क्या करना चाहिए बेसिकली, जिससे कि आपको जो स्कोर है इम्प्रूव हो सके और आपके जो सिलेक्शन है उसके चांसेस बढ़ सकें। तो देखिए, इस समय आपको जो सबसे पहला काम करना है कि जो आपका वीकनेस एरिया है, मे बी मैक्सिमम लोगों का वीकनेस एरिया जो होगा वो केमिस्ट्री होगा, ठीक। मैक्सिमम लोगों का जो वीकनेस एरिया होगा वो केमिस्ट्री होगा, और जो अदर लोग होंगे जैसे कि कोई मैथ से है तो उसका मे भी मैथ या फिजिक्स हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के ही स्टूडेंट, तो अभी इसको देख रहे हैं, तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों का केमिस्ट्री वीक एरिया होता है। तो इस पर अभी काम करिएगा ज़रूर। अगर इस पर अभी काम नहीं करेंगे ना तो आपका जो सिलेक्शन का चांसेस है वो कम हो जाएगा। तो अभी 45 डेज है, तो इसमें आप अपने केमिस्ट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस पर आप ज़रूर काम करिएगा। वहीं पर अगर मेंटल एबिलिटी की बात करें तो मेंटल एबिलिटी का जो सारा टॉपिक चैप्टर है वो सिलेबस के अनुसार सारा को कम से कम 1-2 बार जरूर पढ़ लीजिए, ठीक। 1-2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। किसी भी चैप्टर्स को आपको छोड़ना नहीं है। वो आप सिलेबस की वीडियो पर देख लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर्स को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो लास्ट टाइम रहेगा उसमें आप इम्पोर्टेंट पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी 45 डेज है आपके पास, तो आपको सारा चैप्टर को कम से कम एक बार जरूर पढ़ना है। और एग्रीकल्चर आप पढ़ ही रहे हैं और ये सारा प्रैक्टिस भी करते रहना है। तो मेन फोकस अभी आपको केमिस्ट्री पर थोड़ा ज़्यादा करना है, क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट एरिया है, जैसे कि मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट एरिया एग्रीकल्चर है, तो आप एग्रीकल्चर अगर कम भी पढ़ेंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन करके आएंगे, यानी 40+ क्वेश्चन ऑलरेडी करके आएंगे। लेकिन अगर केमिस्ट्री आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो उससे आप पीछे हो जाएंगे ना, ये दिक्कत हो जाएगा। लेकिन जो केमिस्ट्री थोड़ा पढ़ भी लेगा, वो मान लीजिए सरल पेपर आता है तो ज़्यादा कर सकता है। तो केमिस्ट्री पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो मेन यही हमारा फोकस था कि आपको केमिस्ट्री ज़रूर पढ़ना है। तो जैसे कि जिसका बहुत ही वीक होगा तो वो उन टॉपिक्स को केवल पढ़ ले कि जो मतलब कि आते ही रहते हैं, तो उन टॉपिक्स को कम से कम ज़रूर पढ़ लीजिए। लेकिन जिसका कुछ ठीक है तो वो न्यूमेरिकल पर काम करे और आगे काम करे कि उसका और आगे केमिस्ट्री में ज़्यादा सही हो सके। तो इस पर ज़रूर आप लोग काम करिएगा, ठीक। तो फिर चलिए इसमें देखते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स इज अ सीरियस डिजीज ऑफ। एंथ्रेक्स एक गंभीर बीमारी है, कैटल की, पोल्ट्री की, फिश की, ऑल ऑफ 3। तो आपको कमेंट करके आपको बताते भी चलना है साथ में, और अपना ज़रूर लास्ट में स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, जिससे कि हमको भी एक आइडिया लग सके कि आपको इससे कितना बेनिफिट मिल रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैटल, यानी कि कैटल जो है एंथ्रेक्स की एक बीमारी है, सॉरी मतलब कि कैटल का जो एक बीमारी है वो है एंथ्रेक्स, जो कि मतलब कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है, ठीक, जो कि जीवाणु से होता है। और दूसरा नाम, इसका जो दूसरा नाम है एंथ्रेक्स का वो है स्प्लेनिक फीवर। तो ये 3 चीज़ें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह आपको हर डिजीज़ के बारे में एनिमल हस्बेंड्री से ICR एंड BHU दोनों में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको हर डिजीज़ के बारे में ये पहला चीज़ पता करना है कि वो किस एनिमल से रिलेटेड है, दूसरा उसका कारण क्या है, अगर उसका कॉमन नेम है तो वो पता करना है, और एंड अगर उसका कोई उपचार है तो आपको जानना है कि हाँ, जैसे किसी किसी में टीका लगता है तो टीका कब लगता है, तो इस तरह थोड़ा सा आप जान लेंगे तो इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक। अगर हो सके तो लक्षण भी आप जान सकते हैं कि उसका सिम्टम क्या होता है। तो ये ICR वाले जानेंगे लक्षण, बाकी जो BHU कर रहे हैं वो इनके लिए ये इनफ है ऊपर वाला, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ मेरिनो ब्रीड शीप इज। मेरिनो नस्ल की भेड़ों की उत्पत्ति स्थान है मैक्सिको, स्पेन, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। तो इनका जो ओरिजिन प्लेस है वो स्पेन है। और जो ये मेरिनो ब्रीड हैं शीप की, ये फाइन वूल हैं, मतलब कि जो इनका ऊन होता है वो बहुत फाइनर होता है, तो ये फाइनर वूल के लिए जाने जाते हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, द लैक्टेशन पीरियड इन बुफैलो इज।
भैंस में दूध देने की अवधि होती है 180 दिन, 210 दिन, 270 दिन, 310 दिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 310 दिन। अगला क्वेश्चन है पश्मीना इज अ ब्रीड ऑफ। पश्मीना एक नस्ल है भैंस की, गाय की, बकरी की, भेड़ की। तो ये पश्मीना बकरी की एक नस्ल है। अगला क्वेश्चन है एवरेज लाइफ ऑफ शीप इज। भेड़ का औसत जीवन काल होता है 7 से 8 साल, 10 से 12 वर्ष, 12 से 14 वर्ष, 14 से 16 वर्ष। तो जो भेड़ का एवरेज मतलब जीवन काल होता है वो 10 से 12 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक मेडिसिन इज। एंटीसेप्टिक औषधि है बोरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोलिक एसिड और कॉपर सल्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरिक एसिड। जो बोरिक एसिड है वो एक एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल इज कास्ड बाय। मवेशी में खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, निमेटोड के द्वारा। तो जो ये खुरपका मुंहपका रोग होता है वो वायरस के कारण होता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में FMD भी बोलते हैं, FMD। ठीक, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है द फैट परसेंटेज ऑफ काउ मिल्क वेरीज फ्रॉम। गाय के दूध में वसा का प्रतिशत क्या होता है? 3 to 5.5, 6 to 7.5, 8.0 to 9.50, 10 to 11.50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 to 5.5। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गोट ब्रीड्स यील्ड पश्मीना। निम्न में से बकरी की कौन सी किस्म पश्मीना उत्पादन में प्रयुक्त होती है? चेगू, बीटल, सानेन, बंगाल। तो ये चेगू का प्रयोग मतलब कि इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गिर इज अ फेमस ब्रीड ऑफ। गिर एक प्रसिद्ध नस्ल है भैंस की, गाय की, बकरी की, सीप की। तो जो गिर है ये काऊ की एक फेमस ब्रीड है। ठीक, ये बहुत ही फेमस है तो इसको बारे में थोड़ा सा आपको जानना जरूरी होता है। देखिए इसका जो ओरिजिन प्लेस है गिर का वो काठियावाड़ गुजरात है, काठियावाड़ गुजरात। ठीक, पहला चीज़। दूसरा जो काऊ की डेयरी ब्रीड हैं वो 3 ठो हैं, तो ये 3 का आप नाम याद रखिएगा, साहिवाल है, गिर है और सिंधी है। तो ये 3 ब्रीड आपको डेयरी के याद रखना है कि मतलब काऊ की ये डेयरी ब्रीड है 3 ठो, यानी जो दूध देती हैं। तो ये साहिवाल, गिर और सिंधी। तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सा मिल्चिंग ब्रीड है, कौन सा ड्राट पर्पज वाला ब्रीड है, कौन सा डुअल पर्पज वाला ब्रीड है। तो ये तीनों हैं वो डेयरी वाली मतलब कि जो दूध देती हैं वो वाली ब्रीड हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है रानीखेत डिजीज इज कंसर्न्ड विथ। रानीखेत रोग का संबंध है काऊ से, बुफेलो से, सीप से, हैन से। तो जो रानीखेत डिजीज है ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आता रहता है। तो ये हैन से रिलेटेड है और ये जो डिजीज है वो वायरस के कारण यानी विषाणु के कारण होता है। ठीक, देखिए इसमें आपको वेक्टर नहीं पढ़ना है ना, एनिमल में आपको वेक्टर नहीं पढ़ना है लेकिन प्लांट वाले में आपको वेक्टर भी याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है एवरेज टेम्परेचर ऑफ हैन इज। मुर्गी का औसत तापक्रम होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 107 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। साथ में इसका आपको याद रखना है कि डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। तो इसका होगा 41.7 डिग्री सेल्सियस। तो मैं भी अगर आपसे पूछा जाए फ़ारेनहाइट में तो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर कैल्शियम में पूछता है तो 41.7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक, दोनों आपको याद होना चाहिए। और टेम्परेचर आप हर जो भी एनिमल आपको पढ़ना है काऊ, बुफेलो, गोट, शीप, स्वाइन एंड पोल्ट्री, इन सभी का आप टेम्परेचर दोनों में याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ जमुनापारी गोट इज। जमुनापारी बकरी का मूल स्थान है इटावा, अलीगढ़, आगरा, एटा।
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होता है सोमाली अफ्रीका। ठीक, सोमाली अफ्रीका इसका ओरिजिन प्लेस है। लेकिन ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ये जमुनापारी ब्रीड कहाँ पाया जाता है। तो ये जमुनापारी ब्रीड इंडिया में यूपी के अंतर्गत इटावा में पाया जाता है ना। इसको थोड़ा देखिएगा, अगर ऑप्शन में जैसे कि इस तरह क्वेश्चन आएगा ओरिजिन ऑफ जमुनापारी गोट इज, अगर उसमें सोमाली अफ्रीका भी दिया है तो राइट आंसर ये होगा। अगर नहीं दिया है तब एटा आप लगाइएगा, और कहाँ पाया जाता है इंडिया में वो एटा इसका इटावा इसका आंसर हो जाएगा। और दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, एटा और ये इटावा में कन्फ्यूज नहीं होना। तो देख लीजिए इसमें WA या लास्ट में है, तो दोनों की स्पेलिंग आप अच्छे से देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेकंड बात, ये जो जमुनापारी है ये गोट की डुअल पर्पज ब्रीड है, डुअल पर्पज ब्रीड है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कलर ऑफ मुर्रा बुफैलो इज, मुर्रा भैंस का रंग होता है डार्क ब्लैक, कॉपर टाइप, ब्राउन, लाइट येलो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गहरा काला, इसका मतलब रंग होता है। मेनली आपको जो बुक में मिलेगा वो जेट ब्लैक मिलेगा, तो ये इसको याद रखिएगा, गहरा काला। उसी तरह अगर कॉपर टाइप की बात करें तो ये कॉपर टाइप भदावरी में होता है। कॉपर टाइप का जो रंग है वो भदावरी में होता है, यानी भदावरी भैंस का रंग कॉपरी टाइप का होता है। अगला क्वेश्चन है द एवरेज परसेंटेज ऑफ फैट इन पनीर इज, पनीर में वसा की औसतन प्रतिशत मात्रा पाई जाती है 15, 20, 28, 35। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। ठीक, यानी कि ये 20% इसमें पाया जाता है। तो अभी एक ट्रेंड आया है कि BHU में, मतलब कि पहले तो उतना नहीं आता था, लेकिन ये मतलब कि जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, मिल्क प्रोडक्ट, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, मिल्क प्रोडक्ट में जैसे ये पनीर है, खोवा है, इसमें प्रोटीन परसेंटेज, फैट परसेंटेज, ये क्वेश्चन थोड़ा पूछता है, तो इसको भी थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इंडियन हैन ऑन एन एवरेज गिव एग्स, भारतीय मुर्गी एक वर्ष में अंडे लगभग देती है 20, 40, 60, 80। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60, यानी 60 के आसपास मुर्गा अंडा देती है। अगला क्वेश्चन है स्टोरेज ऑफ सीमेन इन रेफ्रिजरेटर इज डन एट टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर में कितने तापमान पर वीर्य का भंडारण किया जाता है। ये 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। देखिए जो ICR का तैयारी कर रहे हैं उनमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप लोग जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी जो BHO के हैं तो वो BHO वाले नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में ज़्यादा गहराई से, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है BHO वालों के लिए कि कृत्रिम गर्भधारण सबसे पहले किसने किया था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और ये थोड़ा सीमेन का जो स्टोरेज है इसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन आता है। लेकिन जो ICR के लिए कर रहे हैं उनको थोड़ा गहराई से पढ़ना है। फिर अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन्स इन स्टूल ऑफ एनिमल, यानी पशु के गोबर में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है गाय में, हाथी के उसमें गोबर में, भेड़ के गोबर में, या घोड़ा के गोबर में। तो ये किस में पाया जाता है, ये भेड़ के गोबर में पाया जाता है। ठीक, देखिए ये अभी हम ओल्ड पेपर का करा रहे हैं ना, इसके साथ फिर हम अलग से अपना भी ऐड करेंगे। तो अभी आप ओल्ड पेपर का एक आध दो होगा वीडियो आपको मिलेगा, उसके बाद फिर अलग से जो भी इम्पोर्टेंट है वो अपना भी ऐड करके हम देंगे। तो ये अपना कहिएगा कि ये ओल्ड पेपर का है, तो एक्चुअली में ये ओल्ड पेपर की ही क्वेश्चन है। तो पहले ओल्ड पेपर आप देखिए, फिर ओल्ड पेपर के बाद हम अपना भी कराएंगे। तो इसके 5 से 7 वीडियो आएंगे आपको एनिमल हस्बेंड्री के, जिसमें आपका सारा एनिमल हस्बेंड्री क्लियर हो जाएगा। ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, नीली क्रांति संबंधित है क्रॉप्स से, ऑयल सीड से, फिशरीज से, एनर्जी सोर्स से। तो जो ब्लू रिवोल्यूशन है वो किससे संबंधित है, ये फिशरीज यानी कि मछली पालन से संबंधित है। वहीं पर अगर हम देखें तो ये फसल उत्पादन से ग्रीन रिवोल्यूशन, ऑयल सीड से येलो रिवोल्यूशन, और ये एनर्जी सोर्स से ब्लैक था ना, तो ये ब्लैक रेवोल्यूशन इनसे रिलेटेड है। तो इस तरह के जब आपको क्वेश्चन मिले तो उनको साथ में सबका लिख लीजिए। एक्चुअली में ये खाद्यान्न उत्पादन था ना। फिर अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम फैट परसेंटेज इन मिल्क ऑफ, किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, मुर्रा के दूध में, मेहसाना के दूध में, भदावरी के दूध में, जाफराबादी के दूध में।
तो किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो ये है भदावरी के दूध में, और ये पाया जाता है 13%। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जब ब्रीड की बात आ गई तो ब्रीड में आपको क्या क्या पढ़ना है? ओरिजिन प्लेस, उसका अगर मिल्क में ये, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, ओरिजिन प्लेस, कैरेक्टरिस्टिक, और वो किस एनिमल का है। जैसे कि अगर पूछ देगा कि मुर्रा किस एनिमल का है, तो ये चीज़ तो आपको पहले पढ़ना है कि वो किस एनिमल का है और उसका ओरिजिन प्लेस क्या है, और उसका कुछ अगर कैरेक्टरिस्टिक है तो वो उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अगर मुर्रा की बात करें तो आपको मुर्रा के बारे में याद रखना है जेट ब्लैक, और इसका मतलब कि 7% इसमें फैट पाया जाता है। ठीक, वहीं पर मेहसाना की बात करें तो मेहसाना के बारे में आपको याद रखना है कि मेहसाना को मुर्रा और सूरती के क्रॉस से बनाया गया था। एम क्रॉस यस, मुर्रा एंड सूरती के क्रॉस से मेहसाना बनाया गया था। ठीक, और इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो मतलब कि ये बड़ोदरा गुजरात के साइड में पाई जाती है। वहीं पर अगर जाफराबादी की बात करें तो जाफराबादी में आपको याद रखना है कि ये काठियावाड़ गुजरात में पाई जाती है, काठियावाड़ गुजरात में पाई जाती है, और ये डेयरी ब्रीड है। ठीक, वहीं भदावारी के बाद में आप तो जान ही गए कि इसमें मतलब कि सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है और इसका रंग कापर कलर का होता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं इससे। फिर अगला क्वेश्चन, डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ काउ इज, गाय की द्विउद्देशीय नस्ल है। थारपारकर, साहिवाल, सिंधी और गिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए जो साहिवाल, गिर और सिंधी हैं तो ये डेयरी ब्रीड हो गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? थारपारकर। तो आपको याद भी नहीं रहेगा अगर थारपारकर, तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं। तो थारपारकर इसका डुअल पर्पज ब्रीड है। तो कुछ और डुअल पर्पज ब्रीड हैं जिनको आपको याद रखना है, वो उसमें आप लिख लीजिएगा, कांकरेज है, राठी है, एंड एक है हरियाणा, ये डुअल पर्पज ब्रीड हैं। और एक ड्राट पर्पज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो ये ड्राट पर्पज यानी जो खींचने वाले होते हैं, उसमें याद रखिएगा अमृत महल को, कि अमृत महल मतलब किस प्रकार के ब्रीड है। तो ये काऊ की ये खींचने वाला यानी ड्राट पर्पज ब्रीड है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, येलो कलर ऑफ काउ मिल्क इज ड्यू टू, गाय के दूध के पीले रंग का कारण है कैरोटीन, एंथोसाइनिन, विटामिन बी एंड नॉन ऑफ देम। तो इसका कलर का पीले कलर का कारण हो जाएगा कैरोटीन। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, मिल्क शुगर इज, दुग्ध शर्करा है, लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज। देखिए जो आईसीआर के लिए कर रहे हैं वो इस सुक्रोज टॉपिक को अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि उससे हर साल एक क्वेश्चन आता है। ठीक, तो आप लोग सुक्रोज वाला टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कौन मोनोसेकेराइड है, कौन डाइसेकेराइड है, कौन पॉलीसेकेराइड है, और कौन किस तरह बना होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से। देखिए जो ये तीन ठो हैं, लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज, ये तीनों डाइसेकेराइड हैं। ठीक, जो ग्लूकोज है ये मोनोसेकेराइड है। एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया। दूसरा, ये किससे बने होते हैं? तो जो लैक्टोज होता है ये लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है, और जो माल्टोज होता है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना होता है, यानी 2 ग्लूकोज से बना होता है। और जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। दूसरा बात, जो ये सुक्रोज होता है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, नॉन रिड्यूसिंग मतलब अपचयित ना होने वाला शुगर। तो ये पूछा हुआ है ना, ये सारा पॉइंट्स आप इस सुक्रोज से याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा भी आपको पढ़ना है कि मतलब कि कौन सा मोनोसेकेराइड है, कौन सा डाई, कौन पॉली, वो सारा आप नोट्स कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर अगला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज डिफिशिएंट इन मिल्क, दुग्ध में किस तत्व की कमी होती है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस। तो देखिए दुग्ध में कैल्शियम की कमी होती है। ठीक, और एक क्वेश्चन ये बनता है कि पशुओं में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो पिका डिजीज होता है, PICA। ठीक,
पिका डिजीज होता है। तो एक्चुअली में जो पिका डिजीज है वो फास्फोरस और कैल्शियम दोनों की कमी से होता है। तो अगर मतलब दोनों ऑप्शन रहेगा तो आपको कैल्शियम लगाना है, अगर एक ऑप्शन रहेगा, अगर मैं जब जैसे कि कैल्शियम नहीं रहेगा तो आपको फास्फोरस भी लगा देना है। और वैसे मेनली कैल्शियम पूछता है, तो ये पिका डिजीज कैल्शियम की कमी से होता है। इस चीज़ को आप लोग नोट्स करके रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑफ LTLT पास्चुराइजेशन इज। LTLT पास्चुरीकरण का तापमान है 61 से 63 डिग्री सेल्सियस, 42 टू 49 डिग्री सेल्सियस, 62 टू 65 डिग्री सेल्सियस, 51 टू 65 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि जो LTLT है। तो LTLT का जो ये टेम्परेचर होता है वो 61 से 63 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और ये हम लोग 30 मिनट तक करते हैं, 30 मिनट तक। और इसका जो फुल फॉर्म होगा वो लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, ठीक, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम हो जाएगा। उसी तरह एक होता है STST, थोड़ा इसको आप ये पूछता है तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। STST मतलब कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। तो ये होता है 71 से 76.6 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड, ठीक। तो डायरेक्ट टेम्परेचर और सेकेंड पूछता है, दोनों चीज़ें आपको याद रखना चाहिए कि हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम वाला 71 से 76.6 डिग्री सेल्सियस, और ये 15 सेकेंड के लिए हम लोग करेंगे। उसी तरह एक होता है UST मतलब अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में आपको दो चीज़ें याद रखना है कि अगर 148 डिग्री सेल्सियस पर आप करेंगे तो ये आपका होगा 1 से 5 सेकंड तक, और अगर 149 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो ये होगा 0.5 सेकंड, ये सेकंड है ना। तो ये तीनों चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। ये तीनों चीज़ों से कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, खासकर टेम्परेचर एंड सेकंड। तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। और आप लोग किसी चीज़ को ऐसा पढ़िए ना कि उससे अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो, ठीक।